बुद्ध वचन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ विषयों पर बात करेंगे, क्योंकि पिछले 2 दिन से मैं भ्रमण पर था, जिसमें भ्रमण तो हमारा ज़्यादातर या तो समाज के लोगों के बीच होता है या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर संबंधित कमीशन में होता है, और जहाँ से नई नई न्यूज़ निकलती रहती है। कई बार लगता है इसको मैं आपके साथ शेयर करूं, फिर लगता है कि समाज के अधिकारी अपने हैं, अगर खुलकर कह देंगे तो उनकी बेइज्जती होगी, प्रश्न चिन्ह उठेंगे। लेकिन कब तक मैं चुप रहूं, समस्या ये भी आती है। तो मुझे लगता है मुझे अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। 70 साल में जो चीज़ें नहीं हुई वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारे समाज के पास उसकी जानकारी नहीं थी। आज भी समाज उसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। इसलिए हम पहला काम तो पूरा कर ही दें कि लोगों को जागरूक कर दें कि आपका शोषण कैसे कैसे होता है और कौन कौन करता है। इसी क्रम में कल जब मैं इस भ्रमण पर था और रास्ते में था तो मेरे पास एक फ़ोन आया, जिन्होंने शायद एससी कम्युनिटी से हैं, बल्कि एससी कम्युनिटी क्या, एक पूरा गांव जिसको उजाड़ा जा रहा है ये कहकर कि ये ज़मीन सरकारी है। और जो फ़ोन आया उसने कहा कि 70 सालों से हमारे दादा और परदादा सब उसी ज़मीन पर रहते रहे और आज हमको कहा जा रहा कि वो ज़मीन सरकारी है। इस मामले में जो मुझे जानकारी उनकी तरफ से आई है, ये हिमाचल का मामला है और हिमाचल हाई कोर्ट ने किसी गुप्ता के कहने पर हाई कोर्ट का ये आदेश पारित कर दिया। अभी हमारे पास पूरी डिटेल्स नहीं आ सकी है, जल्दी ही आ जाएगी। लेकिन जो जानकारी दी गई है यदि वो जानकारी ठीक है तो क्या उस ज़मीन पर रहने वालों का अधिकार बनता है? इस चीज़ को समझना पड़ेगा। हम इसी की चर्चा कर रहे हैं। बात करते हैं अपील की और फंडामेंटल राइट्स की। अपील लोअर कोर्ट की, हाई कोर्ट और हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट, अपील की प्रक्रिया बिल्कुल अलग ढंग से चलती है। तो अपील से संबंधित केस जो होते हैं वो विद इन द एक्ट होते हैं, अधिनियम के अंदर होते हैं। और जब आप रिट पिटीशन दायर करते हैं आर्टिकल 32 में सीधे सुप्रीम कोर्ट में, तो वो बियॉन्ड द अधिनियम होती है, बियॉन्ड द एक्ट होती है। अर्थात जब आप अपने फंडामेंटल राइट्स के मूल अधिकारों की जब बात करते हैं और मूल अधिकारों की मांग करते हैं, ऐसी दशा में जो अधिनियम है, जो कानून है, उसको संदेह की दृष्टि से देखा जाता है कि वो कानून निष्पक्ष है या नहीं है, जिसने संविधान का अनुपालन किया है कि नहीं है। क्योंकि संविधान का आर्टिकल 13 कहता है ऐसी कोई विधि जो फंडामेंटल राइट को न्यून करती है, खंडित करती है, वो अधिनियम का वो खंड हटा दिया जाएगा। तो जब भी ऐसी कोई बात होगी तो अधिनियम चैलेंज हो जाता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, जो केवल सुप्रीम कोर्ट में होता है। अब अगर किसी ने हाई कोर्ट में अपील की और वो संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो वो सुप्रीम कोर्ट में आएगा। सुप्रीम कोर्ट जाने की परमिशन अगर मिलती है तो वो आर्टिकल 134 के अंतर्गत उसको मिलेगी और वो आएगा, अपील करेगा। हाई कोर्ट अगर परमिशन नहीं देता है जाने की सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार है, वो अपील स्पेशल पावर के अंतर्गत आर्टिकल 136 में हो जाती है। लेकिन ऐसी दशा में भी जो सुनवाई होती है वो विद इन द एक्ट होती है, और विद इन द एक्ट होगी तो वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं होती है, और ऐसी दशा में व्यक्तियों को उसके अधिकार नहीं मिलते। अब जो हिमाचल से फ़ोन आया
अब उनकी अपील की बात करूं तो अपील के पेपर तो अभी आए नहीं। फिर जिस गुप्ता व्यक्ति की बात की जा रही कि उसने कोई पिटीशन डालकर वहाँ पर हाई कोर्ट से आदेश पास करा दिया, अब उसके बैकग्राउंड क्या थे मैं नहीं जानता, लेकिन अगर हाई कोर्ट ने इस तरह का आदेश पारित किया है, इसका मतलब है विद इन द लॉ पास किया है, किसी कानून के अंदर पास किया है, तो कानून को चैलेंज नहीं किया गया। अब विषय आती है मूल अधिकारों की बात। दलितों के पास ज़मीन कहाँ रही, कहाँ? पहली बार दलितों को ज़मीन दी है ब्रिटिश सरकार ने, जब उनको रहने का अधिकार नहीं था, मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था, पाने पीने का अधिकार नहीं था। तो ऐसी दशा में कुछ जलाशयों को ब्रिटिश सरकार ने चिन्हित कर दिया था जहाँ से दलित पानी पिएंगे। उन जलाशयों को सरकार ने नाम परिवर्तित करके उन जलाशयों पर कब्जा करके जो कम्युनिटी की ज़मीन थी दलित समाज की, उसको भी कब्जा कर लिया। जैसे तुगलकाबाद रविदास मंदिर का मामला है, उसे चमार वाला जोहड़ के नाम से जाना जाता था, आज चमार शब्द को बैन कर दिया गया है, तो वो जोहड़ का नाम अपने आप से, चमार वाला जोहड़ का नाम अपने आप से अभिलेखों से हट जाता है। ऐसी दशा में आप चिन्हित ही नहीं कर पाएंगे वो किसी कम्युनिटी की ज़मीन थी, वो दलित समाज की ज़मीन थी। ऐसा हर जगह होता रहा है। अब आती जब ये जो मेरे पास केस आया हिमाचल का, हिमाचल के केस में वो कहते हैं पिछले 70 साल से अब उसको सरकारी ज़मीन बताकर अतिक्रमण किया जा रहा है। तो पहले तो ये बताएं दलितों के पास ज़मीन कहाँ पर है और क्या उस ज़मीन का कब्जा किया गया, क्योंकि कब्जा करने वाला व्यक्ति यदि उसके पास रेजिडेंस नहीं है, रहने का ही अधिकार नहीं है, कहीं पर रह नहीं रहा, कोई ऐसी ज़मीन उसके पास नहीं है जहाँ पर वो रह सके, तो ऐसा व्यक्ति धरती के जिस जगह पर पैर रख देगा वो ज़मीन उसकी है। और सरकार को यदि उसकी ज़रूरत है तो सरकार को उसे ज़मीन देनी पड़ेगी जहाँ वो पैर रख सके। अब दलितों के संबंध में तो उनके पास कहीं ज़मीन थी नहीं, कहीं अगर वो बस भी गए, जैसे कि इसको सरकारी दिखाया जा रहा है। अब सरकारी कैसे है, क्योंकि सरकार तो जो है चाहे विधानसभा लोकसभा सचिवालय में बैठकर कागज़ पर एक लकीर खींचकर घोषित कर देती है कि ये ज़मीन आज से सरकार की है, तो वो सरकार की मान ली जाती है और वो एक अधिनियम एक्ट और एक शासनादेश हो जाता है। और जब हम हाई कोर्ट में जाते हैं तब विद इन द लॉ कंसिडर किए जाते हैं। ऐसी दशा में जो लोग, जो नीडी लोग हैं, जो वहाँ पर जिनके अधिकार बनते हैं या जो उत्पीड़ित लोग हैं, उनको सीधे सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए और अपने फंडामेंटल राइट की मांग करनी चाहिए। लेकिन दलित समाज पैसे से कमज़ोर होने के कारण वो सबसे पहले हाई कोर्ट जाने की कोशिश करता है और वहाँ पर बैठी हुई मैक्सिमम लाभी अधिवक्ता जो ब्राह्मण कम्युनिटी से उच्च वर्गों से आते हैं वो सीधे हाई कोर्ट में फंसा देते हैं, मामला लंबा लटकता है और उनके फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट नहीं होते, क्योंकि फंडामेंटल राइट की बात केवल सुप्रीम कोर्ट में सुनी जानी होती है। इस तरह से केस चलता तो है लेकिन रिलीफ नहीं मिलता है। इस हिमाचल प्रदेश के केस में उन्होंने कहा अभी मुझे 7-8 महीने का समय मिला, अभी देखेंगे क्या होगा। अब मैंने उनको सूचित तो कर दिया है और इसीलिए मुझे वीडियो बनाने की भी आवश्यकता है कि 7-8 महीने शासनादेश है इस बात के लिए कि आप वो न्यायपालिका का आदेश इसलिए कि आप अपना प्रोटेक्शन करें सुप्रीम कोर्ट में जाके या अन्य किसी मार्ग से। यदि आप प्रोटेक्शन नहीं करते तो वो हाई कोर्ट के आदेश का इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए किसी एक दिन सरकार के नुमाइंदे एग्जीक्यूशन उसका कर देंगे। जैसे दिल्ली के केस में अभी हुआ था, उन्होंने सैटरडे को नोटिस दिया और संडे को जो डिमोलिश कर दिया, इसलिए पूरी की पूरी कॉलोनी ध्वस्त हो जाती। वो नोटिस का इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार उनको नोटिस देगी तब वो उसको आपको यदि जानकारी है तो आपको सीधे उस मामले के उस आदेश को लाकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए, अपील में आना चाहिए। उसके साथ साथ कई लोग जो है अपने फंडामेंटल अधिकारों की मांग करें। यहाँ पर 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है, दूसरी कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती है। जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और ऐसे लोगों की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिनके पास रहने के लिए कोई और स्थान नहीं है,
ऐसी दशा में वह स्थान खाली नहीं कराया जा सकता तब तक जब तक एक सम्मानजनक रहने का स्थान सरकार उनको नहीं देती है, जो उनके फंडामेंटल राइट से प्रोटेक्ट होता है। ऐसी दशा में मेरा जो सज्जन का फ़ोन आया हिमाचल प्रदेश के उन वासियों से निवेदन है कि अपने अधिकारों को समझें और सीधे सुप्रीम कोर्ट में आए और हाई कोर्ट से अपेक्षाएं छोड़ दें। यदि आपका फंडामेंटल राइट बनता है कि नहीं बनता है, जब मेरे पास सारी डिटेल्स आएगी तब मैं बता सकूंगा। लेकिन हमारा समाज जो गलती करता रहे और अपनी ज़मीन जायदाद से जो वंचित होता रहा, इस परिप्रेक्ष्य में मुझे आवश्यक हो गया था कि मैं इस वीडियोस को बनाऊं और उन सज्जन को मैं ये वीडियो भेज रहा हूं ताकि वो अपने क्षेत्र में इस वीडियो को दिखाएं। यदि इसके साथ साथ हो सकता है कि यदि पूरी कॉलोनी प्रोटेक्ट हो तो जनरल बिरादरी को भी उसका लाभ मिल सकता है, यदि उन्होंने उस क्षेत्र को इसलिए नहीं घेरा है कि वो उसका व्यावसायिक उपयोग करेंगे। अगर वो भी उनकी बेसिक रहने का स्थान है, यानी वो बच्चों के लिए नहीं खरीदी गई, बच्चों का उस पर कब्जा नहीं है, केवल एक परिवार रहता है जिसका पहले से कोई स्थान नहीं रहने का, तो ऐसी दशा में EWS का जो सरकार ने निर्धारित किया वो भी प्रोटेक्शन का अधिकार रखते हैं। लेकिन दलित के पास तो पहले से ज़मीन थी ही नहीं। लेकिन अगर कोई दलित, जिसको आजकल क्रीमी लेयर कहा जा रहा है, उस दायरे में आता है तो उसका अधिकार नहीं बनता है। इस तरह से तमाम क्राइटेरिया हैं। मैंने वहाँ की लिस्ट मांगी है, आप हमको लिस्ट बताएं कि कौन लोग नीडी हैं। अगर हमारे पास ऐसी कोई लिस्ट आती है तो हम उस पर विचार करेंगे और उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करेंगे। इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, वाणी को विराम देते हैं। नए विषय के साथ फिर आपसे चर्चा होगी। सबका मंगल हो, कल्याण हो।